चलिए, तो पुनः उसी जोश के साथ हम लोग फिर से जुड़ते हैं और आपके परीक्षा उपयोगी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के 15 क्वेश्चन लेकर मैं पुनः आपके सामने हूँ। आइए उसी मनोयोग के साथ, उसी दृढ़ता के साथ, उसी लगन के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप ये जानते हैं कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस आप धीरे धीरे करके करते रहिए। चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो यूपी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोरहा ताल पक्षी विहार है? सोरहा ताल वर्ल्ड सेंचुरी है, पक्षी विहार है, तो इसका आंसर होगा बलिया जिले में। बलिया यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, बलिया, जिसे बागी बलिया के नाम से भी जानते हैं। सोरहा ताल पक्षी विहार को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं, बलिया में है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बलिया बिंदी के लिए भी चुना गया है। बलिया से आपको बिंदी याद रखनी है, तो बलिया किसके लिए चुना गया है? बिंदी के लिए भी चुना गया है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा है, जो कि मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, शामली आदि जिलों में फैला हुआ है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। तो जो सबसे बड़ा पक्षी विहार अगर पूछा जाएगा आपसे वर्ल्ड सेंचुरी, तो कन्नौज में है, लाख बहौसी। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आएगा तो आपका हस्तिनापुर आंसर होगा, और सबसे बड़ा पक्षी विहार आएगा तो उसका आंसर आपका होगा लाख बहौसी, कन्नौज में है। देश की कुल कृषि योग्य टोटल एग्रीकल्चर लैंड के कितने % भाग यूपी में है? कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में 10.41% है, अकॉर्डिंग टू 2014-15 एग्रीकल्चर सेंसस के अनुसार। 10.41% कृषि योग्य भूमि पूरे भारत के यूपी में है। यूपी में कितने % कृषि योग्य लैंड है पूरे इंडिया की? 10.41%। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ पर है बच्चों? तो उसका आंसर होगा भारत में नहीं है, अंकोर वाट में है, कंबोडिया में है अंकोर वाट। भगवान विष्णु को संबंधित से मंदिर है, भगवान विष्णु से संबंधित ये मंदिर है। अंकोर वाट में अनंत साई भगवान विष्णु की प्रतिमा, अनंत साई जानते हैं, जिसमें शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही। तो शेष सैया पर विराजमान अनंत साई भगवान विष्णु की मूर्ति है। और अंकोर समूह के मंदिरों का निर्माण खमेर शासकों द्वारा 800 to 1300, 800 से 1300 ईस्वी के बीच कराया गया है। और इन मंदिरों की जो निकटता है वो चोल वास्तुकला से अत्यधिक निकटता है। चलिए, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। हुंडरू वाटरफॉल्स, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड में रांची में स्थित है और स्वर्णरेखा नदी पर है। किस पे? स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू वाटरफॉल्स। तो एक फैक्ट याद कर लीजिए यहीं पर, दुनिया का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स है, द हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, वो एंजल्स है। एंजल वाटरफॉल्स वेनेजुला पर है। किस पे है? किस देश में है? वेनेजुला में। एंजल दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स है, जबकि सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेला, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जो झरना है वो टुगेला है, 948 है। एंजल जो वाटरफॉल्स है वो 979 मीटर ऊंचा है, जबकि टुगेला 948 है, वो साउथ अफ्रीका में है। ये भी गलत नहीं करना है, अलग से फैक्ट याद कर लीजिए। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रसिद्ध है, या कि सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत में कौन सी पाई जाती है? तो आपका सिंपल आंसर होगा बच्चों, जलोढ़ मिट्टी, एलुवल सॉइल्स। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक है, एलुवल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। मोर देन 43% पार्ट ऑफ इंडिया एलुवल सॉइल्स इज फाउंड। और मैक्सिमम किस में मिलती है? उत्तर प्रदेश में मिलती है, यूपी में मिलती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिए गए हैं? तो आप ये जानते हैं कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है, आयरलैंड से लिए गए हैं। पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51 तक डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स का उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये कैसे होते हैं? अप्रवर्तनीय होते हैं, अवाद योग होते हैं। अप्रवर्तनीय होते हैं, अवाद योग होते हैं, मतलब इनके उल्लंघन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, बट
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के उल्लंघन या उनके पूरा ना होने पर, सरकार द्वारा उस तरह पूरा कार्य न करने पर आप कोर्ट नहीं पहुंच सकते, इसीलिए इनको अपरिवर्तनीय अवाद योग्य कहा जाता है। एक और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, 1950 में बने थे सुकुमार सेन। और आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन का जो उल्लेख होता है वो आर्टिकल 324 में है, और वास्तव में टी.एन. शेषन जो 1990 में आए थे, उन्होंने निर्वाचन आयुक्त की पावर को और अधिक बढ़ा दिया। और एक सबसे जो नाम हम सुनते हैं टी.एन. शेषन का, उन्होंने चुनाव आयोग की दशा और दिशा दोनों को बदला था। तो इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किस में है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 324 में है, 324 में है। ये आप वहाँ से भी देख लेंगे जो मेरा संविधान संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल वाला ऑडियो है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आते हैं कि 1924 में 1924 में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता, एक न्यूली सिविलाइजेशन के रूप में उसकी खोज की डिक्लेरेशन किसने की, घोषणा किसने की? तो सर जॉन मार्शल ने की थी। सर जॉन मार्शल जो भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, पहले पेशेवर आर्कियोलॉजिस्ट थे, और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायत और नैनार किससे संबंधित थे? तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि लिंगायत और नैनार दोनों ही भगवान शिव की भक्ति से संबंधित थे, दोनों ही शिव भक्त थे। लिंगायत बेसिकली कर्नाटक में थे और नैनार पूरे साउथ इंडिया में थे। नैनार भ्रमणशील व्यक्ति थे, लिंगायत कर्नाटक में ही रहे। और बेसिकली लिंगायत अपने गले में एक वो भगवान शंकर की लिंग को बांध करके रखते थे, इसलिए लिंगायत कहलाते थे। और बसन्ना से इनका संबंध था, जो इनके फेमस थे वो आचार्य बसन्ना या आचार्य वसब लिंगायत से संबंधित। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन कब और किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया बच्चों? तो पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन रखा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहलाया था? उद्देश्य क्या कहलाया? प्रस्तावना कहलाया, प्रीएम्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता क्या है? लखनऊ पैक्ट का संबंध किससे है? तो आप ये जानते हैं दिसंबर 1916 में कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें से दोनों पृथक चुनाव क्षेत्रों को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि कांग्रेस ने इसी चुनाव में मुस्लिम्स का जो अलग निर्वाचन था उसको एक्सेप्ट कर लिया, और दोनों ज्वाइंट पॉलिटिकल वर्क, संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान करने पर सहमत हो गए। और इसी समझौते में गर्म दल और नरम दल भी एक हो गए थे। और इसके बाद लखनऊ कांग्रेस सेशन हुआ था 1916 में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार। चलिए अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं? या कुछ पादप हार्मोन्स के नाम बताइए, या फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है साइटोकाइनिन महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो बार बार एग्जाम में आता है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, ये सब पादप हार्मोन हैं। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। जबकि थायरॉक्सिन और इंसुलिन जैसे हार्मोन्स आपके पादप हार्मोन नहीं है, वो जंतु हार्मोन्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने, व्यापार एवं माल निशान एक्ट कब पारित हुआ? बैकियर क्वेश्चन ये भी है। व्यापार एवं माल निशान एक्ट 1958 में पारित हुआ था, 1958 में पारित हुआ था। इसका बेसिक क्या था कि ट्रेडमार्क की बेहतर सुरक्षा हो सके और पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जा सके। अंतिम क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हूं कि देश में प्रथम भूमि विकास बैंक, फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। कहाँ पर हुई?
पंजाब के झांग से इसकी शुरुआत हुई 1920 में और कृषि में स्थायी सुधार करने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए बनाया गया था। परमानेंट रिफॉर्म करने के लिए जो लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करने के लिए भी इसकी स्थापना की गई थी। बेसिक था कि कृषि में स्थायी सुधार हेतु परमानेंट सॉल्यूशन देना था कृषि के लिए। हालांकि जो क्वेश्चंस बनता है वो इतना ही बनता है कि प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1920 में हुई। कहाँ पर हुई? पंजाब के कहाँ पर, किस प्लेस पर? तो झांग से स्टार्ट हुई थी। बैक ईयर क्वेश्चंस भी है, रट लीजिए इन क्वेश्चंस को और दुगने जो उसके साथ पुनः उसी मनोयोग के साथ जुड़े रहिए, कंठस्थ करते रहिए इन क्वेश्चंस को। आपको विश्वास तभी होगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आपको यहाँ से क्वेश्चंस लाइन टू लाइन मिलना शुरू करेंगे। और जल्दी ही मैं करंट की भी सीरीज स्टार्ट करूंगा आपके लिए, लेकिन अभी इनको रटते रहिए और आप फिर देखिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। तो बिना किसी दुविधा के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी संशय के इन क्वेश्चंस को रटते रहिए और निश्चित ही अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।